हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का आज का हमारा सेकंड सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट के बारे में। जी हां, जो हमारा प्रीवियस सेशन था वहां पे हमने पढ़ा था सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, राइट। लेकिन अब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां पे हम लोग ये जानेंगे कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या कवर होता है। जैसे कि सर एक पार्टी के लिए वो होता है फाइनेंशियल एसेट्स और वो दूसरे पार्टी के लिए क्या होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। यही बात हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में पढ़ी थी, है ना। अब इसी पर्टिकुलर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और ये जानते हैं कि सर फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज इंडिविजुअली सर क्या क्या होते हैं, राइट। तो आप अपना जो मॉड्यूल है उसके पेज नंबर 12.7 पे आ जाइए और अब हम लोग डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एसेट के बारे में। ठीक है सर, व्हाट इज द फाइनेंशियल एसेट्स, एक्चुअल में ये फाइनेंशियल एसेट होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये हमारे लिए जो डेफिनेशंस है ना दोनों की, फाइनेंशियल एसेट के बारे में और फाइनेंशियल लायबिलिटीज के बारे में, दोनों डेफिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इन डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं और पता लगाते हैं सर कि इनकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, इनके डेफिनेशन में सर क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखिए वन साइड फाइनेंशियल एसेट, इसके बारे में समझाया गया है सर फाइनेंशियल एसेट व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट। तो सर कहा गया है सर फाइनेंशियल एसेट, उसमें सबसे पहले इज एनी एसेट दैट इज, सबसे पहले बताया गया है सर कि वो है कैश। ठीक है, अब कैश तो अपने आप में ही एक फाइनेंशियल एसेट्स है ना, क्योंकि उसमें तो कूट कूट के फाइनेंस का कंपोनेंट भरा हुआ है ना। कैश तो अपने आप में एक रोकड़ा है, एक लिक्विडिटी पोजीशन को मतलब जो डिपिक्ट कर सकते हैं। तो हम कैश से ज्यादा किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर रिलाई नहीं कर सकते कि वो मोस्ट लिक्विड हो, राइट। सो कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट्स और कैश इज इटसेल्फ अ फाइनेंशियल एसेट्स। आई बात समझ में आप सब लोगों को, क्योंकि कैश के करेंसी नोट पे वो जो लिखा हुआ होता है ना कि मैं इस पर्टिकुलर करेंसी नोट के धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, फिर बाद में आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर अपना जो कैश है, करेंसी जो नोट है, वो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट का इंक्लूसिव पार्ट है। इसमें तो देखो सर कोई लड़ने वाली बात ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट वाली बात ही नहीं है। चलते हैं सर आगे लिखा हुआ है सर an equity instrument of another entity। सर इसका क्या मतलब होगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी का। तो देखो मैं यहां पे आपको बता देता हूं, लेट्स से कि जैसे एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर है, ये है आपका मान लीजिए इन्वेस्टर। ओके, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं ये इन्वेस्टर है। ओके, ये दिस इज मिस्टर इन्वेस्टर और ये मिस्टर इन्वेस्टर ने किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया सर। ओके, किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया और कहां इन्वेस्टमेंट किया सर, इक्विटी शेयर कैपिटल में। कहां पे इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में। और अगर इसने मिस्टर जो इन्वेस्टर बंधु है हमारे, मिस्टर इन्वेस्टर ने यदि किसी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो दूसरे वाली कंपनी की बात कर रहे हैं ना हम लोग यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए ये हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को मेरे हिसाब से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहां पे बताया गया है थर्ड पार्ट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है जरा बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट यहां पर दो पर्टिकुलर चीज के लिए मिल रहा है, दो पर्टिकुलर चीज के लिए मिल रहा है। ये क्या क्या चीजें हैं सर? देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट में लिखा हुआ है टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, यानी दोनों पार्टी, आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए एटलीस्ट दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है। दोनों पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से आपको क्या अधिकार मिल रहा है? अधिकार मिल रहा है राइट टू रिसीव कैश, यानी उस कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से आपको क्या मिल रहा है, कैश को मिलने का अधिकार और अनदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अनदर एंटिटी। या तो आपका जिसके साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या तो आपको कैश मिल जाए,
या तो आपको क्या मिल जाए, कैश, या फिर कैश के बजाय आपको दूसरा कोई फाइनेंशियल एसेट मिल जाए, है ना। कैश के बजाय आपको क्या मिल जाए, कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट, तो भी वो फाइनेंशियल एसेट ही होगा। सर कुछ एग्जांपल बता सकते हैं इसके कि राइट टू रिसीव कैश कहां से आता है, या राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल एसेट कहां से आता है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का कुछ एग्जांपल बता सकते हैं। अरे मुझे तो एग्जांपल यहां पे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप हमेशा से इस पर्टिकुलर चीज पे काम करते हुए आए हैं और आपको सबको पता है कि वो पर्टिकुलर एग्जांपल जैसे ही मैं बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो सर बताइए, बोल दीजिए जरा, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बता ही दीजिए कि वो एग्जांपल क्या है। ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल के साथ में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ में हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, तो आंसर होगा सर बिल्कुल। ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ में हमारा सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो ट्रेड रिसीवेबल के साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमें क्या क्या प्रदान करता है, वो हमें क्या देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स देता है। बोलिए हाँ कि ना। Yes, so the trade receivable will be the example over here for the contractual right to receive cash. तो आप चिंता मत कीजिए, एग्जांपल्स की चिंता मत कीजिए, बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं हम लोग, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। और ये चैप्टर हम लोग कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज के नंबर ऑफ एग्जांपल्स को रिसर्च करें, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में सीखें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करें एंड देन कंक्लूड करें कि इस बैलेंस शीट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कोई आइटम आ रहा है तो क्या उस पर्टिकुलर आइटम की जो फॉलिंग है वो इस स्टैंडर्ड के एम्बिट में आती है या नहीं। इसी बात के लिए हम ये सारी बातें जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, या फिर आपको कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट मिले, जरूरी नहीं कि आपको कैश मिले, आपको दूसरा फाइनेंशियल एसेट मिल जाए। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अगर सेटलमेंट हो रहा है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटलमेंट हो रहा है, सामने वाला आपको यदि कैश के बजाय क्या दे रहा है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दे रहा है किसी दूसरे कंपनी के, तो आपके लिए वो क्या हो गया, अनदर फाइनेंशियल एसेट हो गया ना। लेट्स से ट्रेड रिसीवेबल आपको फुल सेटलमेंट में कैश नहीं देकर क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स दे रहा है किसी भी कंपनी के, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया सर जी, वो आपके लिए हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अनदर एंटिटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज with another entity under conditions that are potentially favorable to the entity। सर ये क्या बात कहते हो आप, मतलब आपको फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सचेंज करना है किसी दूसरे एंटिटी के साथ में। आप अपना फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी किसी दूसरे एंटिटी के फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी के साथ में एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक्सचेंज करने की सिचुएशन में आपको जो रिजल्टिंग जो मिलने वाला है ना, वो मिलने वाला आपको एसेट है। मतलब कहने का मतलब ये कि हमारी जो दो पार्टीज की डील होगी, दो पार्टीज का डील होगा एक्सचेंज का, जहां हम लोग फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सचेंज करेंगे, उस डील में हम पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन में उन्हें एक्सचेंज करेंगे। हम कोई चीज को कब एक्सचेंज करेंगे, पोटेंशियल फेवरेबल कंडीशन में। तो जब आप अपने हिसाब से फेवरेबल कंडीशन में किसी चीज को एक्सचेंज करोगे ना, तो आपके पास में फाइनेंशियल एसेट का नेट इनफ्लो होगा, आउटफ्लो नहीं होगा। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना। लेट्स से कि ए ने बी के साथ में अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज किए, बदले में उसे क्या मिला, जो भी मिला होगा, लेकिन उसको बदले में नेट इनफ्लो ही हुआ होगा, उसका आउटफ्लो नहीं हुआ होगा। दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर दैट इट इज एक्सचेंज इन द पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। आ गई बात समझ में। पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन में किसी चीज को मैं एक्सचेंज क्यों करूंगा, जब मुझे लगेगा ना कि मेरा ही कोई बेनिफिट है, उसी कंडीशन में मैं क्या करता हूं, उन चीजों को एक्सचेंज करता हूं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अनदर एंटिटी। दूसरा हुआ इसमें कि हम दूसरे एंटिटी के साथ में क्या करेंगे सर, एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करेंगे, कैसे करेंगे सर एक्सचेंज, पोटेंशियली फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में। कैसे करेंगे सर, पोटेंशियली फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में।
तो जब हम पोटेंशियली फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में ये चीजें एक्सचेंज करेंगे तो हमको नेट नेट देखा जाए तो इनफ्लो होगा। किस बात का इनफ्लो होगा? पॉजिटिव चीज का इनफ्लो होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास में नेट नेट देखा जाए तो फाइनेंशियल एसेट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जाना चाहिए। तो अगर जाने की फीलिंग आएगी तो यही चीज कहां चली जाएगी? आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज में। आना मतलब एसेट और जाने का मतलब क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। आई बात समझ में? तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल वाला पार्ट हमको फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन में देखने को मिलेगा। तो सर यहां पर फाइनेंशियल एसेट की इस डेफिनेशन में ये जो पार्ट हमने सीखा, ये वाला पार्ट तो सर हमारा बेसिक सा पार्ट था, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एडवांस पार्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और वो क्या है सर? वो है सर डेरिवेटिव से रिलेटेड और एंटिटीज के ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जो इसका दूसरा पार्ट है, इस डेफिनेशन का जो दूसरा पार्ट है, वो है सर सबसे पहले एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट में एंटिटी का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो सेटल कैसे होने वाला है? खुद के ही ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होने वाला है, ठीक है। सर आप समझाइए जरा इसको और फर्दर, ताकि और क्लैरिटी आ जाए इसके ऊपर, है ना। तो चलो बिल्कुल आपको समझाते हैं इसके बारे में। ये कहता है सर, ये कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्या होगा भविष्य में जाकर एंटिटी के खुद के ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होने वाला है। किसमें? एंटिटी के खुद के ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में सेटल होने वाला है। और यहां पर हम पढ़ लेते हैं इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को आगे, और ये कहना क्या चाहता है देखिए जरा। कहता है सर अ नॉन डेरिवेटिव, ठीक है, एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में जो सेटल होने वाले कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट? पहला कॉन्ट्रैक्ट है नॉन डेरिवेटिव और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेटिव। सर ये नॉन डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, नॉन डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? आप अपनी डेफिनेशंस को आगे बढ़ाएं, उसके पहले क्या हमें डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव के बारे में समझा देंगे? जी बिल्कुल समझा देंगे। वैसे तो ये स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका जो वर्ड है, जो पूरा चैप्टर है, वो आने ही वाला है, लेकिन देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बिफोर कंप्लीटिंग देयर स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहां पर जो एसएफएम से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा शॉर्ट के अंदर, लेकिन अपने एफआर में जितना कवर होगा वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। बाकी का आपको वैसे भी एक्सपोजर जो है एसएफएम में मिलने ही वाला है। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है ना, एक डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो अपनी वैल्यू जो है किसी दूसरी जगह से डिराइव करता है ना। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो एक अंडरलाइंग एसेट है। मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अंडरलाइंग एसेट है जिसकी वैल्यू कहीं दूसरी जगह से आती है, जिसकी वैल्यू कहीं से आती है, कहीं दूसरी जगह से आती है। लेट्स से शेयर का डेरिवेटिव है, पुट ऑप्शन हुआ, कॉल ऑप्शन हुआ, इंटरेस्ट रेट हुए, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हुए, ठीक है ना। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट के, ठीक है। तो यहां पर अगर डेरिवेटिव के बारे में आपको सीखना है तो सिंपल सी बात बताता हूं कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। डेरिवेटिव एक अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी वैल्यू किसी दूसरे सोर्स एसेट से लिंक्ड रहती है, किसी दूसरी पर्टिकुलर चीज से उसकी वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है सर? लिंक्ड रहती है। लेट्स से रिलायंस का शेयर है, ठीक है। अभी रिलायंस का शेयर का जो वैल्यू है लेट्स से 1500 रुपए है ना। रफली हम लोग मान लेते हैं कि रिलायंस के शेयर की जो कीमत है वो है सर 1500 रुपीज। अब ये 1500 रुपीज का जो शेयर है, शेयर ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, इन सब चीजों पर मार्केट में क्या रहता है? स्पेक्यूलेशन होने लगता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर जाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लेते हैं, कुछ नीचे जाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लेते हैं, जिन्हें हम कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं सर? कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना सर, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है सर? रिलायंस के शेयर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा तो हमारा कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में वैल्यू बढ़ेगी, अगर रिलायंस का शेयर नीचे जाएगा तो हमारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में किस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ये वैल्यू डिराइव करते हैं। कहां से डिराइव करते हैं? किसी सोर्स एसेट से, यानी सोर्स जो है कोई दूसरा होता है।
और डेरिवेटिव में हमारा जो ट्रेडिंग के लिए हम लोग जब इस इन्वेस्टमेंट करते हैं डेरिवेटिव में, तो इसके लिए हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो बहुत कम होता है। अब प्रीमियम के बराबर हमको कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है और हम पता लगाते हैं कि सर हमको पर्टिकुलर ऑप्शन जो है, लेट्स से डेरिवेटिव का एग्जांपल हुआ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा कि सर ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन इनका मतलब क्या होता है। तो देखो यहां पर मैं पहले आपको ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता देता हूं। किन के बारे में सर? ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो लेट्स से कि ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या होते हैं सर। तो यहां पर देखिए डेरिवेटिव्स में सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ओके, ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है सर। ये ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो देखो यहां पर ऑप्शन में मैं आपको बताता हूं सर, दो टाइप के ऑप्शन बताऊंगा आपको यहां पर मैं, कॉल एंड पुट, करेक्ट। ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स में दो टाइप के ऑप्शन होंगे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। सर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में बताइए जरा। बताएंगे बिल्कुल। देखिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन किसके लिए बने होते हैं? कॉल ऑप्शन का मतलब होता है सर कि सपोज कीजिए हमारे पास में एक शेयर है, मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है लेट्स से 1000 रुपीज के प्राइस पर, ये इसका लाइव प्राइस है। मार्केट में ये शेयर है, किसी भी कंपनी का शेयर है, 1000 रुपए के प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है। तो मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये फर्म बिलीफ होता है कि ये 1000 रुपए जो है ना ये बढ़ जाएंगे, 1100 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। उनका एक वो प्री वोयांस है, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। उनको ऐसे लगता है उनके फंडामेंटल्स पर, उनकी एकेडमिक्स पर, उनके रिसर्च पर कि ये मार्केट में ग्रोथ करेगा, शेयर मार्केट में बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जिन शेयर में ग्रोथ होती है, जिन शेयर का भाव बढ़ने वाला होता है ना, वो लोग इन मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसे शेयर्स के कॉल ऑप्शंस परचेज कर लेते हैं, ऐसे शेयर्स के कॉल ऑप्शन परचेज कर लेते हैं। कॉल ऑप्शन क्या कर लेते हैं वो लोग? कॉल ऑप्शन परचेज कर लेते हैं। सर इसका मतलब क्या होगा? कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि आपने उसे जितने में परचेज किया है, आपने उसने जितने में भी परचेज किया है ना, आप उसे उसी प्राइस में खरीद पाएंगे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द ऑप्शन, राइट, वट एवर द ऑप्शन टाइप में भी। दो टाइप के ऑप्शन होते हैं सर, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन। थोड़ा सा मैं अपने सब्जेक्ट के स्ट्रीमलाइन से डाइवर्ट हो रहा हूं जस्ट टू मेक यू द ग्रिप ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि आपको कहीं इन ऑप्शन के बारे में कहीं पता ना हो, तो एक थोड़ा सा रफ अंडरस्टैंडिंग हमको आ जाए, ताकि हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में आप सबको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन बेसिकली क्या है? कॉल ऑप्शन बना है अगर शेयर का प्राइस बढ़ जाता है ना, शेयर का प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही कॉल ऑप्शन खरीद के रखेंगे और यहां पर इस कॉल ऑप्शन को हम एक्सरसाइज कर पाएंगे सर जी, एक्सरसाइज कर पाएंगे लेट्स से 1000 के प्राइस पर। ओके, 1000 रुपीज के प्राइस पर हम लोग इसे एक्सरसाइज कर पाएंगे। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है इसे हम कहते हैं सर स्ट्राइक प्राइस। इस प्राइस को हम क्या कहते हैं सर? स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, ठीक है। और कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है ये है, एक्सरसाइज प्राइस जो है वो है सर, वो भी 1000 है। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्ट्राइक और एक्सरसाइज सेम नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन लेट अस से कि चलो एक बात ही है, दोनों बराबर हैं। तो ये कॉल ऑप्शन आपको एक अधिकार देगा। मान लीजिए ये ऑप्शन आपने परचेज कर लिया सर, ये ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट आपने मार्केट से परचेज कर लिया, ठीक है, जो आपको अधिकार देता है कि आप इस ऑप्शन को 1000 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। अब ये अधिकार को खरीदने का आपका कितना पैसा लगेगा? हार्डली प्रीमियम अमाउंट लगेगा 50 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, इस टाइप के छोटे मोटे अमाउंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब 1000 का शेयर है तो 200 बहुत ज्यादा बोल दिया, 50 से 100 के बीच में समझ लो, राइट। मैं जानता हूं आप सब लोग एक्सपर्ट होंगे डेरिवेटिव्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, राइट। तो आप सब लोग ऐसे मत समझना कि यहां पर सर हमको एक बहुत ही बेसिक सी चीज समझा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो दैट इज वेल एंड गुड,
आप इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आप इन सब चीजों को एक बार समझ लें ताकि हमारे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आए अपने को। ओके, तो लेट्स से ये कॉल ऑप्शन का प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है आपका 50 रुपया है, 100 रुपया है ना। तो ये 50 और 100 रुपया ये कॉल ऑप्शन खरीदने का प्राइस है, शेयर का प्राइस नहीं है। ये किसका प्राइस है? ऑप्शन, दैट मीन्स अधिकार, वो अधिकार को खरीदने का प्राइस है। ये ऑप्शन इतने रुपए में बिकता है, इसे कहते हैं सर हम लोग ऑप्शन प्रीमियम। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, चलिए इसे हम अगर ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं सर, तो ऑप्शन प्रीमियम में सर बेसिकली होता क्या होगा, आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा। लेट से 50 रुपीज का ही प्रीमियम समझ लीजिए आप लोग, 50 रुपीज का प्रीमियम आपने पे किया। ये ऑप्शन प्रीमियम आप क्या करेंगे सर? पे करेंगे। आप क्या करेंगे? इनको ऑप्शन प्रीमियम को पे करेंगे। किसको? ऑप्शन राइटर को, जिसने आपके लिए कॉल ऑप्शन बनाया है, जिन मार्केट में आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया है, उस मार्केट में आपको ये ऑप्शन प्रीमियम जो है पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको पे करते हैं, पे करने से क्या होगा, आपके पास में अधिकार आ जाएगा कि क्या आप इस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकेंगे कि नहीं खरीद सकेंगे 1000 रुपीज में। तो आंसर होगा सर बिल्कुल। अब आप इस कंपनी के शेयर को 1000 रुपए में ही खरीद सकते हैं, इररेस्पेक्टिव मार्केट प्राइस कितना भी हो। कॉल ऑप्शन आपको क्या अधिकार देता है? यही अधिकार देता है कि अब आप इस कंपनी के शेयर को कितने में खरीद पाएंगे? 1000 रुपीज में खरीद पाएंगे। बताइए समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप सब लोगों को बात? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 1000 रुपीज में ही हम इस ऑप्शन को खरीद पाएंगे। ये अधिकार हमें कौन देता है? ये ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन। तो लेट्स से मार्केट में ये जो शेयर है 1000 से जंप होकर, मार्केट में ये जो शेयर है 1000 से जंप होकर बढ़ गया कहीं। ओके, लेट्स से 1000 से इसकी वैल्यू हो गई सर 1500, तो आपके हो जाएगा प्रॉफिट। ये डील आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी। ये डील आपके लिए क्या हो जाएगी सर? फायदेमंद हो जाएगी। कैसे बताइए जरा? क्योंकि मार्केट में 1500 रुपए का शेयर है, आप कितने में खरीद पाएंगे? 1000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो देखिए हुआ क्या, आप इसको परचेज कर लेंगे, शेयर को कितने में कर लेंगे सर? 1000 रुपए में। आप इसे सेल कर देंगे सर कितने में? 1500 में कर देंगे। आपका प्रॉफिट कितना हो गया डील के ऊपर? 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और आपका घर से क्या लगा? घर से क्या अमाउंट लगा सर? प्रीमियम लगा थोड़ा सा। और प्रीमियम देखिए बहुत ही कम है, प्रीमियम जो है वो बहुत ही कम है। कितना है सर? 50 रुपीज है। इसका मतलब 450 का तो नेट प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? इसी चीज को हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसे ये कॉल ऑप्शन मैंने आपको बताया ना, सिमिलर एग्जांपल आपका क्या होगा? पुट ऑप्शन के लिए होगा। सिमिलर एग्जांपल पुट ऑप्शन के लिए होगा। लेट्स से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसका प्राइस है 2000 रुपीज, अराउंड 2000 रुपीज के आसपास इस कंपनी का शेयर जो है ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ, राइट। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो 2000 रुपए का शेयर है, इसको आपको ऐसे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड, ये कोरोना की वजह से, हाँ मान लो कोरोना की वजह से इस कंपनी में आपको ऐसा लगता है कि कहीं गिरावट ना आ जाए, इस कंपनी का शेयर कहीं टूट ना जाए, तो आपको ऐसे डर लग रहा है कि कल को 2000 रुपए का शेयर गिर गया तो क्या होगा। तो कोई बात नहीं, आप मार्केट में जाइए और आपको अगर गिरने का डर लग रहा है तो आप इस कंपनी के पुट ऑप्शन परचेज कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए? इस कंपनी के पुट ऑप्शन को परचेज कर लीजिए। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग? और जब आप इस कंपनी के पुट ऑप्शन को परचेज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ऐसी कंडीशन में सर होगा ये कि आप जब हिंदुस्तान यूनिलीवर के पुट ऑप्शन परचेज करेंगे तो आपको अधिकार मिल जाएगा कि आपने जितने एक्सरसाइज प्राइस का पुट ऑप्शन खरीदा है, लेट्स से 2000 रुपीज ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। आपने जितने एक्सरसाइज प्राइस का ये पुट ऑप्शन परचेज किया है सर, आप उसे उतने में ही बेच पाएंगे, इररेस्पेक्टिव मार्केट में प्राइस कितना भी हो। तो इस बात के लिए आपको क्या देना पड़ा? इस बात के लिए सिर्फ आपको आज के दिन, दैट इज टुडे, आपको t = 0, जिस दिन आप ये ऑप्शन परचेज कर रहे हैं, आपको ये पुट ऑप्शन खरीदने के लिए ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा सर? ऑप्शन प्रीमियम। कितना अमाउंट? लेट्स से 100 रुपीज, लेट्स से 100 रुपीज। और जो ये उस ऑप्शन की ड्यूरेबिलिटी है,
जो इसका टेन्योर है उसी में ये काम करना है हमको, है ना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ले लिया तो जिंदगी भर तक हमको इसका अधिकार मिलेगा कि हम इसको बेच पाएंगे इतने अमाउंट के अंदर। इसकी एक सर्टन वैलिडिटी होती है, 3 महीना, 90 दिन, 120 दिन, है ना। अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं आपको अमेरिकन और यूरोपियन नेचर के। डिटेल आपको एसएफएम में पढ़ने को मिलेगी, किस किस टाइप के ऑप्शन होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है। हम फिलहाल यहां पर इतनी भी बातें समझ लेंगे तो वी विल डेफिनेटली एक्सेल्स ऑन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट। तो देखिए ऑप्शन प्रीमियम हमारा हो गया 100 रुपए, और 100 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम हो गया तो देखिए क्या होगा जब हम इस कंपनी का शेयर गिर जाएगा। लेट से हमने जैसा सोचा था वही हो गया सर, 2000 का शेयर मान लीजिए 1700 पे पहुंच गया। 2000 का शेयर कितने पे पहुंच गया सर? 1700 पे पहुंच गया, ठीक है। और आपने पुट ऑप्शन खरीद रखा था तो आप बेसिकली क्या करेंगे, 1700 रुपए का जो शेयर है ना मार्केट में, 1700 रुपए का जो मार्केट में शेयर है उसे आप कितने में बेच पाएंगे? 2000 रुपए में बेच पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? जो मार्केट में 1700 रुपए का शेयर है उसे आप कितने में बेच पाएंगे? 2000 में बेच पाएंगे। तो आपका इनफ्लो कितना हुआ? 1700 के शेयर के बदले आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे। इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट हो गया सर 300 रुपए। आपने डील में फायदा कमा लिया 300 रुपए का। और ये जो ऑप्शन प्रीमियम है आपका, ये जो ऑप्शन प्रीमियम है, समझ रहे हो, ये कितना लग गया? 100 रुपए। सर ऑप्शन प्रीमियम को भी एडजस्ट कर लें तो भी हमको 200 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। 200 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। बताइए, ना तो मैंने कोई शेयर खरीदा, ना मैंने कोई शेयर बेचा, मैंने ऑप्शन खरीद के उस पर कमा लिया पैसा। ऑप्शन खरीद के उसके ऊपर मैंने कमा लिया। यहां पे भी देखिए परचेज और सेल मैंने लिखी है ना, ये परचेज और सेल में ना तो हमारी परचेज होती है ना ही सेल होती है। बस डिफरेंस अमाउंट पे हमें क्या होता है, डिफरेंस अमाउंट पे हमको कैश फ्लो जनरेट हो जाता है इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग? समझे कि नहीं समझे? तो आपको 500 रुपए मिल जाएंगे। आपने 50 रुपए पहले से दे दिए थे, पूरे डील में 450 का आपको प्रॉफिट हो गया। पुट ऑप्शन की बात करें तो वहां पर आपको 300 मिल जाएंगे। 100 रुपए आपने पहले से दे दिए थे प्रीमियम के, तो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये डील आपको महंगी भी पड़ सकती है। कितनी महंगी पड़ सकती है सर? लेट से जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ। 1000 रुपए का शेयर 1500 का नहीं हुआ, मान लीजिए 1000 का शेयर 800 का हो गया, 900 का हो गया। तो अगर आपकी सोच से मार्केट जस्ट रेसिप्रोकेट हो गया, रिवर्स हो गया, तो उस कंडीशन में आपका प्रीमियम अमाउंट जो है वो डूब जाएगा। प्रीमियम अमाउंट वो है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। रीजन क्या है? ये अधिकार आपको देता है 1000 रुपए में खरीदने का। ये ऑप्शन हमेशा आपको क्या करेगा, अधिकार देगा कि उस शेयर को आप कितने में खरीद पाए, 1000 रुपए में खरीद पाए। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग बात? तो जब आप इसको 1000 रुपए में खरीद पाने के अधिकारी हैं और मार्केट में वो 700 का मिल रहा है, तो क्या आप इस अधिकार को यूज में लेके आएंगे क्या? है ना। तो ऐसी कंडीशन में, रिवर्स कंडीशन में, जब 1000 से ये शेयर नीचे उतरेगा तो ये ऑप्शंस क्या हो जाते हैं सर? लैप्स हो जाते हैं। ये ऑप्शंस क्या हो जाते हैं सर जी? लैप्स हो जाते हैं। वैसे ही पुट ऑप्शन में ये 1700 की बजाय बढ़ गया, तो बढ़ने की सिचुएशन में ये पुट ऑप्शन जो होगा सर वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। और जब लैप्स होता है ना तो आपको मैक्सिमम नुकसान कितना होता है? मैक्सिमम लॉस कितना होगा? मैक्सिमम लॉस होगा सर जी जितना आपने प्रीमियम पे किया। जितना आपने प्रीमियम पे किया वो आपको मैक्सिमम लॉस होगा दोनों सिचुएशन में। अगर ऑप्शन लैप्स हो गया तो आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा सर? वही होगा सर जितना हमने प्रीमियम पे किया। चलिए बताइए क्लियर है कि नहीं? इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन मार्केट, है ना। तो ये वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव का, ठीक है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया। ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ठीक है। ब्रीफ में आपको मैं जो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जो हमको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, उनके बारे में समझा देता हूं। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना सर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के क्वेश्चंस करा दो, पुट ऑप्शंस के क्वेश्चन करा दो। एसएफएम में करेंगे वो सब लोग, है ना। यहां पर बस एक बार इनका मीनिंग समझ लो। सो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स जो हैं वो क्या होते हैं? जैसे सपोज कीजिए कि ये मिस्टर ए है और ये है सर मिस्टर बी। अब मिस्टर बी के पास में फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला लोन है, एक क्या है सर? एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाला लोन है, ओके। और मिस्टर ए के पास में वेरिएबल इंटरेस्ट रेट वाला लोन है।
वेरिएबल इंटरेस्ट रेट वाला लोन है सर। सर इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स इंटरेस्ट रेट वाला लोन और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट वाला लोन? मतलब ये कि मिस्टर बी ने एक लोन ले रखा है जिसपे वो फिक्स इंटरेस्ट से, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। वहीं मिस्टर ए जो हैं वो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट से क्या करते हैं, वो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट से क्या करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। अब दोनों खुश नहीं है। इस व्यक्ति को तो चाहिए, ये जो मिस्टर बी है ना, इसको तो चाहिए कि काश मुझे वेरिएबल वाला मिल जाए, काश मुझे वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन मिल जाए। और ये मिस्टर ए जो है ये चाहते हैं कि काश मुझे फिक्स्ड वाला लोन जो है वो मिल जाए। अब दोनों आपस में खुश नहीं है, तो क्या अगर दोनों आपस में डील कर लें तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा ना? बोलिए हाँ कि ना? मतलब ये लोग खुश हो ही जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर ये लोग इंटरेस्ट रेट को स्वैप करा लें तो, क्या करा ले, इंटरेस्ट रेट को स्वैप करा ले तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मिस्टर ए अपना लोन उसे दे देगा, बी अपना लोन उसे दे देगा, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन ये लोग आपस में करेंगे, है ना। ये मिस्टर ए क्या करेगा, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के लोन में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा ना वो मिस्टर बी को पे कर देगा। ओके, समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? और यहां पर ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के लोन में जो इंटरेस्ट आएगा ये मिस्टर ए को पे कर देगा। ये लीजिए सर, इसे कहते हैं स्वैप होना। अब ये स्वैप जो है ना, ये एक्चुअल प्रिंसिपल पे नहीं, कई बार नोशनल प्रिंसिपल पे होता है। किस पे होता है सर? नोशनल प्रिंसिपल। ऐसे ही मार्केट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं मार्केट में। ऐसे ही मैंने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाले लोन का वेरिएबल इंटरेस्ट रेट वाले लोन से स्वैप अग्रीमेंट करा लिया, जहां पे मैंने कोई ना तो लोन लिया ना मैं उसका लोन का रिपेमेंट कर रहा हूं, बस मैं तो मार्केट में जो ये मूवमेंट्स है ना इनका फायदा उठाने के लिए कुछ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रहा हूं, जिनका नाम क्या है सर? इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। तो ये बेसिकली ये जो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं इनमें क्या होते हैं ना कि बायर और सेलर जो हैं वो आपस में इंटरेस्ट रेट कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को चेंज करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें किसी को फायदा किसी को नुकसान हो सकता है। तो यही है कुछ आपके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ एक का एग्जांपल मैंने आपको बताया, और धीरे धीरे अगर डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ चीजें आती रहेगी तो मैं आपको इसी सेशन के माध्यम से बताता रहूंगा। आई होप यहां तक आपको जो मैंने बताया है ये ऑप्शन के बारे में, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के बारे में, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और जो लोग एसएफएम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो तो बोलते हैं सर हमको तो इससे भी बहुत एडवांस चीजें आती है, ये तो बहुत प्राइमरी चीज समझाई है आपने। तो कोई बात नहीं है, अगर ये प्राइमरी चीजें हैं तो आपने एक बार रिवीजन कर लिया इनका, ऐसे समझ लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग वापस अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट में, क्योंकि हम तो हैं सर अकाउंटेंट, हमें चाहिए अकाउंटेंसी का ज्ञान। अर्थ तो वही बात है, अकाउंटेंसी का ज्ञान तो हम कर लेंगे, लेकिन अब ये जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर। आज के पहले कभी अकाउंटेंसी में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर पढ़े नहीं, हमने डेरिवेटिव की कभी अकाउंटिंग करी नहीं, हमने हमेशा वही परचेज, सेल्स, कंसोलिडेशन, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, है ना, लिक्विडेशन, पार्टनरशिप, ऐसे चैप्टर पढ़ रखे हैं अकाउंटेंसी में। सर कभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कभी कुछ पढ़ा नहीं है। सीए फाइनल में अब पहली बार हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि ये फाइनल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में भी इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एरिया में आपकी एक्सपर्टीज टेस्ट की जाती है इंटरव्यूज में। अगर आप इंटरनेशनल कोर्स करते हैं जैसे कि डिप्लोमा आईएफआरएस, सी आईएफआरएस, या आप एसीसीए का पूरा कोर्स करते हैं जहां पे स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर होता है, वहां पर ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट कवरेज रखता है वहां पे, है ना। तो अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा ना, तो ना केवल आपको ये शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देगा, ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट देने वाला चैप्टर है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं ये डी वाला पार्ट जो है इस डेफिनेशन का वो क्या कहता है, ठीक है। देखिए डी वाला पार्ट हमें बताता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन द एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड इज, अब वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन डेरिवेटिव है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? नॉन डेरिवेटिव। यानी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट सर, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एंटिटीज के ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होता है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एंटिटी के ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होता है, ठीक है ना, ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होता है सर,
और वो नंबर वन में लिखा है कि ये नॉन डेरिवेटिव है सर, ओके, और नंबर 2 में लिखा है सर ये डेरिवेटिव है। तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन डेरिवेटिव भी हो सकता है। सो वी आर नॉट कंसर्न विद द डेरिवेटिव पार्ट। ये नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है सर कि यदि ये नॉन डेरिवेटिव हुआ तो उसके लिए कहता है फॉर विच द एंटिटी इज और मे बी ऑब्लाइज्ड टू रिसीव अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो नॉन डेरिवेटिव होगा ना, तो हमें क्या मिलने चाहिए सर हमें मिलने चाहिए वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सर ये क्या बात कह दी इसने, इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया सर। ये वेरिएबल नंबर का मतलब क्या हुआ, और ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो हम चलो समझ गए कि एंटिटीज के खुद के इक्विटी शेयर्स, लेकिन सर ये वेरिएबल ही क्यों? अगर फिक्स्ड हुए तो क्या होगा सर व्हाट अबाउट फिक्स्ड? अगर ये फिक्स्ड हुए तो क्या होगा? तो देखिए यहां पे मैं लिखता हूं व्हाट अबाउट फिक्स्ड। अगर ये फिक्स्ड नंबर में मिलते हैं तो क्या होता है? सो व्हाट अबाउट फिक्स्ड? तो मैं कहूंगा सर अगर ये फिक्स्ड हुए तो आपका आंसर होगा देन हम अभी पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल एसेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? फाइनेंशियल एसेट के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि आपका ये नंबर फिक्स्ड हुआ सर जी, ये नंबर क्या हुआ? फिक्स्ड हुआ, तो ये फिर फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा। सर ये जो आप बात बता रहे हो ये हमको थोड़ी सी और क्लैरिटी लेनी है इस चीज के ऊपर, तो टेंशन नहीं लीजिए। यहां पर ये जो फिक्स्ड और जो वेरिएबलनेस है ना, इसके ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट आएगा आगे कि फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट। क्या आएगा? फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट। अब ये फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट क्या होता है, ये मैं आपको इसी चैप्टर के आगे के, है ना, थोड़ा सा ही आगे वो कॉन्सेप्ट है, वहां पे समझाऊंगा कि फिक्स्ड और फिक्स का मतलब क्या होता है और फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हुआ तब तो ये इसमें डेफिनेशन में फॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहां पे आप मेरी तरफ से एक पार्ट पेंडिंग रख लो कि सर आपने फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड जो टेस्ट है वो अभी नहीं समझाया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग डेरिवेटिव के पोर्शन में। यहां देखिए क्या कहता है, सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहता है। ये कहता है सर अ डेरिवेटिव दैट विल और मे बी सेटल्ड अदर देन बाय एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ। देखो अब इसकी लाइनिंग देखो, ये कहना क्या चाह रहा है। यहां पर अगर आप फोकस करेंगे इसकी लैंग्वेज पे तो ये कह रहा है अदर देन फिक्स्ड। इसका मतलब ये भी तो वेरिएबल के बारे में बोल रहा है। अरे कोई चीज अदर देन फिक्स है उसका मतलब क्या होगा? कोई चीज अदर देन फिक्स है उसका मतलब क्या होगा? वेरिएबल ही होगा ना। तो ये भी वेरिएबल के बारे में ही कह रहा है सर जी, ये भी वेरिएबल के बारे में ही कह रहा है। कौन सा वाला पार्ट? डेरिवेटिव वाला पार्ट। क्योंकि जो चीज अदर देन फिक्स्ड है वो क्या है सर? जो चीज अदर देन फिक्स्ड है वो क्या है? वो वेरिएबल ही है। इसका मतलब अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अगर आपको वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर? फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात अगर ये फिक्स्ड हुआ तो आपका वो फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा। इस पार्ट को अभी के लिए, डेफिनेशन के इस पार्ट को अभी के लिए आप थोड़ा सा होल्ड पे रख सकते हैं, बिकॉज ये पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है और ये टेक्निकल पार्ट को हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे डील करने वाले हैं, राइट। अगर अभी के लिए आप इस बाउंड्री लाइन के ऊपर की बातें भी समझ गए तो भी बहुत है ना। अभी के लिए अगर आपने इस डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट समझ लिया ना, जो बिना डेरिवेटिव, नॉन डेरिवेटिव और एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है,
तो भी बहुत है, क्योंकि सेकंड पार्ट पे हम लोग फिर से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इन सब चीजों को डेवलप कर इन सब चीजों के बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे। लेकिन सिंस अभी ये डेफिनेशन को हमने पढ़ना जरूरी था एक बार कि पूरे फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, तो वो बात हमने पढ़ ली, समझ ली, और आई होप यहां पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे मैं पढ़ता हूं आगे इसने क्या लिखा है। आगे इसने देखो क्या लिखा है, अ डेरिवेटिव दैट विल और मे बी सेटल्ड अदर देन बाई एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अदर देन मतलब फिक्स्ड टू फिक्स्ड तो होना ही नहीं चाहिए सर, ये फिक्स्ड टू फिक्स्ड क्या नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। अगर फिक्स टू फिक्स हुआ तो फिर ये फाइनेंशियल एसेट नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कहता है सर अदर देन, इस चीज पे फोकस करें, अदर देन, है ना, अदर देन बाई एक्सचेंज फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश, इस चीज पे हमको फोकस करना है। फिर कहता है सर, फिर कहता है फॉर दिस पर्पज एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इस पर्पस के लिए जो एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की जो अपन बात कर रहे हैं ना, एंटिटीज के खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, उसमें शामिल नहीं होंगे सर क्या, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंटिटीज के ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में शामिल नहीं होंगे। सर बहुत नए नए नाम आ रहे हैं सर, ये पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? होल्ड ऑन द डिस्कशन प्लीज, वी हैव सेपरेट टॉपिक इन दिस चैप्टर, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जहां हम लोग इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, अगर एक बार थोड़ा सा ही आपको इसका अर्थ मीनिंग समझना है तो समझिए, नेचुरल मीनिंग है पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसे मैं पुट कर सकता हूं, ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसे मैं क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं। मैं आपको बताता हूं, कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़े डिजाइन के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना। वो यहां पर क्या होता है ना कि कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इक्विटी में कभी पैसा वापस नहीं मिलता अनटिल अनलेस कंपनी बाईबैक ना करे और कंपनी का लिक्विडेशन ना हो जाए। समझते हो कि नहीं समझते आप लोग? अगर हमने किसी कंपनी के इक्विटी में पैसा लगाया, सर जी कहां पैसा लगाया, इक्विटी में पैसा लगाया, तो इक्विटी में पैसा लगाया तो वो इक्विटी का पैसा कभी आप निकाल नहीं सकते, राइट। तो कॉर्पोरेट्स ने मिलकर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम हो गया सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम हुआ सर उसका? पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यानी वो इस प्रकार के नेचर का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनाया उन लोगों ने जिसे कोई इन्वेस्टर पुट करके जा सकता है, दैट मींस एग्जिट क्लॉज, एग्जिट क्लॉज। ठीक है, हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाला है इस चैप्टर में, तो आप सब लोग ये घबराएं नहीं बिल्कुल भी कि हम इन सब चीजों को छोड़ रहे हैं, नहीं नहीं, ये सब एक पोर्टफोलियो में जमा होते जा रहे हैं। ये डेरिवेटिव, नॉन डेरिवेटिव, वेरिएबल नंबर, फिक्स टू फिक्स टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें एक पोर्टफोलियो में जमा करते जाइए आप लोग, और बाद में हम एक एक चीज वन बाय वन निकाल कर उन सबको समझते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि PF5 का मतलब क्या होता है, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है सर इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जिसे हम पुट कर सकते हैं, सिंपल, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और पुटेबल का मतलब क्या होता है, छोड़ के जाना। मैं उस इंस्ट्रूमेंट को पुट करूंगा, कंपनी मुझे मेरा पैसा वापस दे देगा, अ काइंड ऑफ अ रिडम्पशन, है ना। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इसे हम लोग रिडम्पशन कह सकते हैं, है ना। और मार्केट के टर्मिनोलॉजी में जब इन्वेस्टर के पास में रिडम्पशन लेने का अधिकार होता है, रिडम्पशन में तो कंपनी क्या करता है, खुद पैसा देता है वॉलंटरी और अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन जब इन्वेस्टर के पास में अपना पैसा निकालने का अधिकार आ जाए ना कंपनी से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम लोग पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? चलिए सर, पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बारे में थोड़ा तो समझ में आया, बाकी हम लोग डिटेल में आगे समझ लेंगे। बोला कि एंटिटीज के ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में ये पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल नहीं होते, एक चीज। दूसरी चीज क्या, इंस्ट्रूमेंट दैट इंपोज ऑन द एंटिटी एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर टू अनदर पार्टी अ प्रोराटा शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी ऑन लिक्विडेशन एंड आर क्लासिफाइड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये भी शामिल नहीं होते। सर दो चीज शामिल नहीं होती, क्या? एक तो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक तो सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसमें शामिल नहीं होगा। दूसरा इसमें क्या शामिल नहीं होगा, दूसरा सर इसमें शामिल नहीं होगा कि जहां पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन्हें हम लोग लिक्विडेशन में प्रोराटा शेयर ऑफ नेट एसेट्स देते हैं, सर ये भी क्या होते हैं, ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, एक बार बस आप इन सब चीजों को क्या कर दीजिए, होल्ड पे डालिए। सिंपल रूप में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, सिंपल, जहां पे हमको आगे के डेप्थ में नहीं जा रहे,
बताता हूं कि कंपनी जब लिक्विडेट होगी ना, तो कंपनी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं जिन्हें कंपनी क्या करेगी, प्रो राटा शेयर ऑफ नेट एसेट देगी। तो वो चीजें जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होगा, है ना, दो चीज इसमें शामिल नहीं होगी। और लास्ट चीज क्या है सर, इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर देमसेल्व्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर रिसिप्ट और डिलीवरी ऑफ एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो खुद अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर फ्यूचर रिसिप्ट और डिलीवरी और एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सर ये पार्ट तो काफी टेक्निकल लग रहा है, ये तीन चीजें सर इसमें नहीं आती है, आपने कहा एक बार हमने मान लिया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन्हीं तीनों चीजों को मैं आपको लेटर ऑन स्टेज पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए ये समझो कि ये सब चीजें एक पोर्टफोलियो में हमने डाल दी है, जिसे हम कहते हैं पेंडिंग पोर्टफोलियो, और हम उस पोर्टफोलियो को बाद में ओपन करेंगे और एक एक चीज हम जो चीजें यहां पर विस्तार से जिनको हम नहीं सीख पाए हैं, जिन पे हम चर्चा नहीं कर पाए हैं, उनको हम आगे आने वाले पॉइंट पे पिकअप कर समझ लेंगे। बट क्या इन चीजों को छोड़कर बाकी जो बात कही मैंने समझ में आई क्या? जी हाँ सर, वो तो बहुत ही सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या सर, एक तो कैश और दूसरा क्या होता है सर, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश या अनदर फाइनेंशियल एसेट, और फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज का एक्सचेंज किसी दूसरे पार्टीज के साथ में, जहां पर आपको क्या हो, पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन में वो एक्सचेंज हो और आपके पास कोई ना कोई चीज आए, और दूसरे कंपनी के जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सर फाइनेंशियल एसेट होते हैं। ये हो गया हमारा एक शॉर्ट समरी डिस्कशन ऑन द फाइनेंशियल एसेट का डेफिनेशन, जहां पे हमने इस सेकेंड पार्ट को अभी विस्तार से नहीं समझा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहां पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये क्या एग्जांपल है सर, जरा देखिएगा जरा इन एग्जांपल्स के बारे में। ये कहता है सर, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन सम ऑफ द की एलिमेंट्स टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स। जैसे यहां पे इसने दिया है सबसे पहला एग्जांपल सर कैश। अब बताइए आप सब लोग, कैश एक फाइनेंशियल एसेट है कि नहीं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कैश तो एक करेंसी है। कैश आपका क्या है सर, एक करेंसी है। ठीक है, बैंक में जो आपका पैसा जमा होता है सर वो भी फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि बैंक वालों के साथ में भी आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कैश के करेंसी नोट के ऊपर भी क्या रहता है, वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही तो रहता है ना। कोई भी व्यक्ति आपको कैश लेने से मना थोड़ी ना कर सकता है। आप किसी के पास गए, राइट, आपने उसको कैश दिया, तो वो क्या करेंसी को डिनाई कर सकता है क्या? नहीं, वो एक वैलिडेटेड करेंसी है। आप बैंक के पास में गए, तो बैंक के पास में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले अपना एक अकाउंट ओपन कराते हैं, तो जब आपका और बैंक के बीच में जो अग्रीमेंट होता है वही तो कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस अपने आप में ही क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। आगे अगर बढ़े हम लोग, तो यहां पे देखो क्या दिया हुआ है। देखिए, आपने कहा था सर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के एग्जाम्पल बताओ, तो देखो इसने काफी सारे एग्जाम्पल बताए हैं। क्या एग्जांपल बताए हैं, देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। इसमें यह कहता है कि जहां पर आपको कैश या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट मिलने का अधिकार होता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं सर? एक तो हो गया ट्रेड रिसीवेबल, लोन्स और नोट्स रिसीवेबल, डिपॉजिट मेड, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। ये सब क्या है सर? ये आपका फाइनेंशियल एसेट ही है। क्यों? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल, जिन्हें आप सेल करते हैं गुड्स, उनसे आपको क्या मिलता है सर? कैश मिलता है। जिन डेटर्स को आप गुड्स सेल करते हैं, उनसे आपको बदले में क्या मिलता है सर? कैश मिलता है। लोन और नोट्स रिसीवेबल क्या होता है सर? लोन रिसीवेबल का मतलब आपने किसी को लोन दिया, तो लोन जब दिया तो उससे बदले में आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा ना, विथ इंटरेस्ट। नोट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? नोट्स रिसीवेबल का मतलब वही हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं ना, वैसे इंटरनेशनली नोट लिखते हैं वो लोग, जिनको वो लोग कह देते हैं नोट रिसीवेबल। तो आप बिल रिसीवेबल कह दीजिए या नोट रिसीवेबल कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है। डिपॉजिट मेड का मतलब हो गया सर, डिपॉजिट हमने जमा कराया है कहीं पे, तो हमको डिपॉजिट वापस आएगा कि नहीं आएगा? कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कहीं पे भी आपने लेट से आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया, तो आप डिपॉजिट जमा कराते हैं, वो आपको रिफंड हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी आपके वेंडर से। आपने अगर टेलीफोन कनेक्शन लिया है, डिपॉजिट जमा कराया, जब आप टेलीफोन कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराएंगे तो आपका वो डिपॉजिट क्या होगा? रिफंड होगा। तो कहने का मतलब आपको हर चीज में कैश वापस आने का अधिकार मिल रहा है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड।
तो बॉन्ड में क्या होगा, बॉन्ड जब आप खरीदते हैं, डिबेंचर के जैसा बॉन्ड होता है एक इंस्ट्रूमेंट, तो जब बॉन्ड में आपको पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो बॉन्ड में आपका जो अग्रीमेंट होता है, वो अग्रीमेंट क्या होता है कि मैच्योरिटी पे आपको बॉन्ड का पैसा वापस मिल जाएगा और आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग से। तो ये सब बेसिकली क्या है, दीज आर द राइट टू रिसीव कैश, दीज आर द राइट टू रिसीव कैश। आई बात समझ में? अब देखिए, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताने जा रहा हूं सर। वो क्या है? वो सर ये है, अ चेन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन meets the definition of a financial instrument if it will ultimately lead to the receipt or payment of cash or to the acquisition or issue of another an equity instrument। सर ये क्या बात कही आपने, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, एक बार आप इसे समझा दीजिए। बिल्कुल आपको हम समझा देंगे इसके बारे में कि ये क्या कहना चाहता है ना। ये कहता है कि जब आपका चेन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन को मीट करते हैं, तो लेट से कि कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के सेटलमेंट के बदले आपको कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल जा रहा है, दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के सेटलमेंट के बदले आपको कोई तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल जा रहा है, और तीसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के सेटलमेंट के बदले लेट से आपको कैश मिल जा रहा है। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, फर्स्ट से सेकंड पे आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही मिला, सेकंड से थर्ड पे आपको अगेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही मिला, लेकिन थर्ड से अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया सर, कैश मिल गया। तो ये जो आपने देखा ना, इसे कहते हैं हम लोग चेन, है ना। सेटलमेंट क्या हो रहा है सर, चेन में हो रहा है। तो जब सेटलमेंट चेन में होना है ना, श्रृंखला में ये सेटलमेंट हो आपका, तो आपको ये देखना है कि अल्टीमेटली कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बदले वो मिलता ही जाएगा और उसका लास्ट में हमको कैश सेटलमेंट नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्टीमेट कैश सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है। अल्टीमेट कैश सेटलमेंट होना जो है वो बहुत जरूरी है। सो अल्टीमेट सेटलमेंट, राइट, अल्टीमेट सेटलमेंट मस्ट बी इन कैश, है ना। अल्टीमेटली आपका उसका सेटलमेंट क्या होना चाहिए, कैश में होना चाहिए। आएगा तो फाइनेंशियल एसेट, जाएगा तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, ऐसा ही इसने कहा है। देखिए, रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, तो रिसिप्ट ऑफ कैश हुआ तो फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा, और पेमेंट ऑफ कैश का अगर सेटलमेंट है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? सो चेन रिएक्शन कब फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा, जब उसका अल्टीमेट पेमेंट और रिसिप्ट किस में हो जाए सर, कैश में हो जाए। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर एक बात और सिखाता हूं आपको, वो देखिए क्या है। The ability to exercise a contractual right or to satisfy a contractual obligation may be absolute or it may be contingent। ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के ऊपर जो आपका एबिलिटी है उसको एक्सरसाइज करने का, राइट, ये कई बार ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट की बात करें तो वो फाइनेंशियल एसेट के बारे में बोलेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी की बात करें तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में बोलेगा, दैट मींस ऑब्लिगेशन के बारे में बात करें तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ये कई बार एब्सोल्यूट भी हो सकता है और ये कंटिंजेंट भी हो सकता है। देखिए, एब्सोल्यूट जो होता है ना, उसकी तो अकाउंटिंग होती है, लेकिन कंटिंजेंट की जरूरी नहीं अकाउंटिंग हो। कंटिंजेंट ऑब्लिगेशंस के और कंटिंजेंट आपका अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आपको कोई पैसा मिलने वाला है, उसकी अकाउंटिंग हो, ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये कहता है, देखो, ऑन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द ईदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। तो कई बार ये एब्सोल्यूट भी होता है और कंटिंजेंट भी होता है। कंटिंजेंट कैसे, कि वन और मोर फ्यूचर इवेंट के होने पर ही ऐसा होगा, है ना। अगर ये इवेंट नहीं हुई तो ऐसा कंटिंजेंसी भी रिजॉल्व नहीं हो पाएगी।
समझे कि नहीं समझे? फिर कहता है अ कंटिंजेंट राइट एंड ऑब्लिगेशन मीट्स द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, यहां पे सबसे पहली बात तो हमने यहां पे सीखी, सबसे पहली बात हमने किसके बारे में सीखी सर, कि ये एब्सोल्यूट और कंटिंजेंट हो सकता है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका कि ये एब्सोल्यूट और कंटिंजेंट हो सकता है। दूसरा पार्ट कहता है कि ये भले ही चाहे एब्सोल्यूट हो या कंटिंजेंट हो, ये फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी जरूर होगा। लेकिन थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे ना इसके बारे में, तो थर्ड पार्ट कह देगा लेकिन जो चीज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी है, जरूरी नहीं उनकी अकाउंटिंग हो जाए, जरूरी नहीं उनकी अकाउंटिंग हो जाए। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, लास्ट पार्ट बता रहा हूं आपको। Even though such assets and liabilities are not always recognized in the financial statements, इसका मतलब कि भले ही चाहे ये फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के डेफिनेशन में फॉल कर गए हों, लेकिन ये रिकॉग्नाइज हो पाएंगे या नहीं ये जरूरी नहीं है। जैसे कि कुछ एग्जांपल बताइए सर। अ लेंडर मे बी प्रोवाइडेड विद अ फाइनेंशियल गारंटी बाय अ पार्टी guarantor on behalf of the borrower entitling to recover the outstanding dues from the guarantor if the borrower were to default। सिंपल सी बात है, इसे हम क्या कहते हैं सर, गारंटी कहते हैं। अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट किया तो हम क्या करते हैं, एक गारंटी देते हैं ना। तो ये जो गारंटी है, क्या इस गारंटी की अकाउंटिंग हमें करनी चाहिए क्या? तो आपको जानकर होगी हैरानी, वो बात मैंने आपको शायद शेड्यूल 3 वाले चैप्टर में भी बताई थी कि हम लोग जब इंड AS 32-109 पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग एक बात सीखेंगे कि गारंटी की अकाउंटिंग भी होती है सर। किस बात की अकाउंटिंग होती है? गारंटी की अकाउंटिंग भी करते हैं हम लोग। अरे सर गारंटी की अकाउंटिंग पहले तो कभी नहीं करते थे, क्योंकि गारंटी तो कॉन्टिंजेंट होती है ना, तो कॉन्टिंजेंट को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं हम लोग, उसकी अकाउंटिंग तो कभी नहीं करते थे। हाँ जी नहीं करते थे, लेकिन अब करेंगे बिकॉज ऑफ IFRS 9 दैट इज इंड AS 109। इंड AS 109 में ये डिस्कशन हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि हम सबसे पहले कौन से स्टेज पे हैं, इंड AS 32 के स्टेज पे हैं, जहां 32 में हम लोग फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में ABCD के बारे में समझ रहे हैं ना। अभी अकाउंटिंग के बारे में कुछ समझ नहीं रहे, सिर्फ इतना समझ रहे हैं इस चैप्टर में कि हमारे बैलेंस शीट में आने वाले एसेट्स और लायबिलिटीज क्या फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नहीं। समझे कि नहीं समझे आप लोग? हमारे बैलेंस शीट में आने वाले एसेट्स और लायबिलिटीज क्या फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से समझ रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये गारंटी वाला जो एरिया है ना, ये 109 में चला जाएगा और वो आपको बताएगा कि गारंटी की अकाउंटिंग होती है कि नहीं होती। तो मैं आपको बता देता हूं, फाइनेंशियल गारंटी जो है ना, ये जो फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग होती है इंड AS 109 में, और इसे फेयर वैल्यू पे बुक किया जाता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नो मोर क्वेश्चन प्लीज, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जब इंड AS 109 स्टार्ट करेंगे ना हम लोग, तब मैं आपको इस गारंटी के बारे में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर, इसमें तो बहुत सारी चीजें पेंडिंग होती जा रही है, पोर्टफोलियो में जाती जा रही है, चिंता ना करें, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, रेस्ट अश्योर रहिए। ठीक है, चलिए फिर कहता है सर नेक्स्ट पार्ट इसका। अब यहां पे ना इसने कुछ एग्जाम्पल्स बताने स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। ये सारे देखो, ये सारे के सारे क्या आ गए, एग्जाम्पल्स आ गए। तो एक काम करते हैं अपने लोग, एग्जाम्पल्स को बाद में पिकअप करेंगे, पहले हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लायबिलिटीज और एसेट्स के इकट्ठे एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें वो पर्टिकुलर चीज पे ना डायरेक्ट क्लैरिटी आ जाएगी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में ही समझ लेते हैं, ताकि लायबिलिटी वाला भी पोर्शन पूरा हो जाए। अब एक बात बताइए, अगर आपको एसेट समझ में आया ना, और आपको जितना एसेट वाला पोर्शन जो है वो समझ में आया, उतना आपको लायबिलिटी वाला पोर्शन भी समझ में आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि लायबिलिटी वाला जस्ट उल्टा होगा, लायबिलिटी वाला उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। देखिए सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, तो कहा है सर इसने, फाइनेंशियल लायबिलिटी इज एनी लायबिलिटी दैट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। पहला क्या है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। आई क्या बात समझ में कि नहीं आई आपको? फर्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। देखिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एकदम फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन का रेसिप्रोकल है। उधर आपको कैश मिलने का ऑब्लिगेशन, आपके पास में राइट टू रिसीव कैश था, इधर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है। और क्या है, अदर फाइनेंशियल एसेट्स टू अनदर एंटिटी। अगर आप किसी भी दूसरे एंटिटी को या तो कैश देंगे
इस बात का ऑब्लिगेशन है, या कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट देंगे, इस बात का ऑब्लिगेशन है। दोनों ही क्या कहलाएंगे? फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहलाएंगे, बिकॉज दिस इज योर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। ठीक बात है ना। फिर सेकंड पॉइंट में हमें क्या कहता है? ये कहता है सर वही एक्सचेंज, पिछली बार में हमने दूसरे एंटिटी के साथ में कुछ एक्सचेंज किया था ना, फर्स्ट डेफिनेशन में भी हमने दूसरे एंटिटी के साथ कुछ एक्सचेंज किया था। क्या एक्सचेंज किया था सर? एक्सचेंज किए थे फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। हमने क्या एक्सचेंज किए थे सर? फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एक्सचेंज किए थे विद अनदर एंटिटी। लेकिन उस समय, एसेट वाले समय पे पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन थी। यहां क्या होगा सर? पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस रहेगी। सर सिंपल तो है, बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट डेफिनेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप को रेस्ट अश्योर करके चलिए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सेकंड पार्ट में वही अपनी काफी सारी चीजें पेंडिंग रहने वाली है। सेकंड पार्ट की डेफिनेशन में काफी सारी चीजें पेंडिंग रहने वाली है, वही तो एकदम जस्ट उसका उल्टा करना है। यहां पे क्या होगा? अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। फिर से सर वही आ गया, एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटलमेंट हुआ और वही नॉन डेरिवेटिव है ना। फिर लिखा है विच द एंटिटी इज और मे बी ऑब्लाइज्ड टू डिलीवर अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और उधर लिखा होगा अदर देन फिक्स्ड। अरे सर ये तो एकदम सेम की सेम ही डेफिनेशन है, जस्ट उसका उल्टा है। अ डेरिवेटिव दैट विल और मे बी सेटल्ड अदर देन बाय एक्सचेंज ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट और फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ द एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो कहने का मतलब सर जब ये बात वहां पे भी नहीं समझ में आई तो क्या यहां पे भी हम लोग इसको पूरा नहीं करेंगे? जी हां, पूरा नहीं करेंगे। इसे भी हम यहां पे पूरा नहीं करेंगे। इस पार्ट को तो आप एक बार छोड़ दीजिए, इस पार्ट को तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इसके अंदर वही वाली बातें लिखी हुई है ना, कि आपका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में कौन शामिल होगा, नॉन डेरिवेटिव में कौन शामिल नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट थोड़ा सेट असाइड कर देते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव पे हम सब थोड़ी देर बाद में आएंगे इन्हीं सीरीज में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज में, बिकॉज डेरिवेटिव एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। ऑल टुगेदर हमारे लिए डेरिवेटिव जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए, डेरिवेटिव को छोड़कर आपको डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप ये वाला पार्ट आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, डेरिवेटिव वाले पार्ट को छोड़कर। और ये फिक्स्ड टू फिक्स्ड और फिक्स्ड टू वेरिएबल, है ना, ये भी नहीं समझ में आया सर, मैं कहता हूं आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सब लोग एक पोर्टफोलियो में डाल दीजिए, पेंडिंग वाले पोर्टफोलियो में, हम सब लोग इसको वापस पिक करेंगे। चलिए, तो ठीक है, ये हो गया सर हमारा काम। फिर कहता है सर यहां पर ये जितनी भी बातें, ये आपको अभी कोई भी बात को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग लेटर ऑन स्टेज पे पिकअप करेंगे। तो एक काम हमारा पूरा हो गया सर, फाइनेंशियल एसेट की जनरल सिंप्लीफाइड डेफिनेशन हमने पढ़ ली, है ना। उसका एडवांस पोर्शन हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिंप्लीफाइड डेफिनेशन के बेसिस पर अब क्या हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहां पर हमारे सामने, उन्हें हम लोग कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अब आपके सामने पेज 12.9 पे आ जाइए आप सब लोग, पेज 12.9 पे, और देखिए क्या लिखा हुआ है। फिजिकल एसेट्स और राइट ऑफ यूज एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये तीन एसेट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। बिना पढ़े हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सीधा सिंपल सा, बताइए आपके लैंड बिल्डिंग, आपके फर्नीचर फिक्सचर्स, आपके जितने भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैं, प्लांट इक्विपमेंट, मशीनरी, कंप्यूटर्स, है ना, व्हीकल्स, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं ना बैलेंस शीट में, वेदर टेंजिबल्स और इनटेंजिबल्स, मैं इनके बारे में आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए क्या ये एसेट्स आपके फाइनेंशियल एसेट्स होंगे क्या? अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी तो नहीं हो सकते ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोग एसेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये होंगे तो फाइनेंशियल एसेट या फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट, है ना, दो में से एक काम होगा। आप खुद सोच के बताना अपने प्रोसेसिंग से कि क्या ऐसे एसेट्स हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हो सकते हैं या नहीं। तो आप कहोगे सर फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन क्या थी? वो नीचे वाली डेफिनेशन में तो जाने की जरूरत ही नहीं है, खाली ऊपर वाला पार्ट रिकॉल करना। फर्स्ट पार्ट कौन सा वाला पार्ट? ये वाला, ये देखिए, ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा ना मैंने यहां पे,
फर्स्ट वाला जो पार्ट यहां पे मैंने लिखा है ना, ये वाला, इस पार्ट को आपको रिकॉल करना है और मुझे सिर्फ बताना है कि क्या आपको ये वाला जो पार्ट जो है समझ में आया या नहीं आया। और अगर समझ में ये वाला पार्ट आया तो आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का आंसर दे सकते हो। देखिए सर, अगर आप फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हो तो फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि एक तो कैश तो नहीं है ये, चलो कैश पे निशान लग गया क्रॉस का। सर दूसरा फिर क्या था, कैश के बाद में दूसरा था सर दूसरे कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, दूसरे कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या ये दूसरे कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। कहां से दूसरे कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे? बिल्कुल नहीं है। तीसरा पार्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट्स। समझे कि नहीं समझे? तीसरे पॉइंट में पहला जो पॉइंट था, सब पॉइंट, वो क्या था, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। किस बात का? राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, दोनों ही नहीं है। कौन सा एसेट आपको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट देता है? कोई भी नहीं देता सर जी, कोई भी नहीं देता। और रही बात एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज तक तो बात ही नहीं पहुंच पाई है। तो यानी ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में अगर सर फाइनेंशियल एसेट ये नहीं आ रहा तो डेफिनेटली ये फाइनेंशियल एसेट फिर नहीं होगा। जी हां सर, हमने पूरी डेफिनेशन प्रोसेस कर ली और हमें कहीं नहीं लगा कि ये फाइनेंशियल एसेट है। सिंपल सी बात है कि आपका इन निर्जीव वस्तुओं के साथ में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना, ये टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है, इनमें जान ही नहीं है, ये तो अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इनके साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता ना। कल को आप अपने फैक्ट्री में जाइए और फैक्ट्री में जाके आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बहुत बड़ा सारा प्लांट है, उसके सामने जाके रोने लग जाइए, हे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या तुम मुझे इतना पैसा दे सकते हो? तो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपके रोने को देखकर क्या पैसा दे देगा? क्या आपको नहीं देगा ना। आप अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अपनी बैलेंस शीट में वैल्यू लिखते हो 1500 करोड़ रुपए, तो क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को जाकर कह सकते हो कि देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तुम्हारी बैलेंस शीट में वैल्यू 1500 करोड़ रुपए है, तुम मुझे 1500 करोड़ रुपए में बिक जाओ या तुम 1500 करोड़ में सेटल हो जाओ, मुझे 1500 करोड़ रुपए दे दो। क्या गारंटी है कि वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1500 करोड़ रुपए में ही बिक जाएंगे? मार्केट में जाएंगे तो 1500 के बदले 2000 भी मिल सकते हैं, 1500 के बदले 1000 भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1500 की चीज 1500 में मार्केट में बिके। सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। आपका पीपीई के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, देयर आर नॉन लिविंग थिंग्स, उनके साथ में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर बाद में वो फाइनेंशियल एसेट कैसे हुआ सर? जी हां, तो आ गया सर समझ में। ये सारी चीजों के साथ में हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पार्ट है सर प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पार्ट क्या है सर? प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या है? देखिए सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस में है सर एसेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ओके, अभी आंसर आ जाएगा। एक काम कीजिए, रुकिए, पढ़िए मत। अब आप खुद सोचिए, जैसे आपने ऊपर सोचा था कि ये आपका फाइनेंशियल एसेट होगा कि नहीं होगा, वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में सोचिए। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहली बात कैश नहीं है, पहली बात कैश नहीं है। कैश के बाद में दूसरा क्या आता है सर? दूसरे कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, वो भी नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है? जी हां, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, लेकिन क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है क्या सर? ना। क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको वापस मिलते हैं क्या? नहीं है। लेट से आपने, चलो एक एग्जांपल बताता हूं आपको, एक एग्जांपल बताता हूं यहां पे। लेट से एक व्यापारी है जिसका नाम है ए, राइट? और अगर आपको व्यापारी छोटा लगता है तो इसे एबीसी कंपनी समझ लीजिए। ये एबीसी कंपनी है और एबीसी कंपनी के पास में एक लैंड एंड बिल्डिंग है, एक लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका एबीसी कंपनी रेंट देती है लैंडलॉर्ड को। एबीसी कंपनी क्या करती है? लैंडलॉर्ड को रेंट पे करती है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो कुछ समझाया ही नहीं, क्या समझ में आएगा? देखिए, ए जो कंपनी है लैंडलॉर्ड को रेंट पे करती है। अब ये जो रेंट पे करेगी, किसे? लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेगी। कौन सी कंपनी? ए। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग 12 महीने के बजाय 15 महीने का रेंट पे कर देते हैं, 16 का पे कर देते हैं एडवांस में। मान लीजिए लैंडलॉर्ड कहता है कि मुझे तो 2-4 महीने का एडवांस रेंट चाहिए ही चाहिए, तो देना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट वाले दिन
जिस दिन हमने बैलेंस शीट बनानी होती है उस दिन हम इस रेंट में प्रीपेड रेंट को क्लासिफाई करवा लेंगे जितना हमने एडवांस में रेंट पे किया है। तो बैलेंस शीट में उसे हम क्या दिखाएंगे, प्रीपेड रेंट दिखाएंगे, प्रीपेड रेंट दिखाएंगे सर। अब बताइए आप कि प्रीपेड रेंट जो है वो आपका क्या है, एसेट तो है, एसेट तो है, लेकिन क्या फाइनेंशियल एसेट है क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए सर नो, बिकॉज प्रीपेड रेंट से जो आपने एक्स्ट्रा पैसा पे किया है वो एक्स्ट्रा पैसा वापस लौट के नहीं आने वाला है, वो पैसा वापस लौट के नहीं आने वाला है, आपको उसके कंजम्पशन बेनिफिट्स मिलेंगे। सर कंजम्पशन बेनिफिट का मतलब आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे बिजनेस करने का अधिकार मिल गया है। आप उतने महीने का जितना प्रीपेड रेंट भरे हैं उतने महीने का आपको क्या मिलेगा, रेंट अगली बार नहीं देना पड़ेगा जितना आपने प्रीपेड किया है। तो दीज आर द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नॉट टू रिसीव योर कैश बैक बट टू कंज्यूम द बेनिफिट्स। समझे कि नहीं समझे? नॉट टू रिसीव द कैश बैक बट टू कंज्यूम द बेनिफिट्स, यानी बेनिफिट्स कंज्यूम करने के लिए आपका ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है लैंडलॉर्ड के साथ में। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को कंज्यूम करने के लिए कहेगा। तो कहता है फॉर विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज द रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है? बेनिफिट्स। आपने स्टाफ को एडवांस सैलरी दी तो क्या ये फाइनेंशियल एसेट है क्या? नहीं जी सर, फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा क्योंकि उन स्टाफ से कैश नहीं मिलने वाला वापस, है ना। एक ही दिमाग में धारणा विचारधारा डेवलप कर लो कि अल्टीमेटली क्या मिलना चाहिए, या तो कैश या फिर फाइनेंशियल एसेट्स। समझे कि नहीं समझे? अब यहां पे हमें क्या मिल रहा है सर प्रीपेड एक्सपेंसेस से? हमें मिल रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। प्रीपेड रेंट पे किया तो हमें रेंट, जिस रेंटेड प्रीमाइसेस पे हम काम कर रहे हैं उस रेंटेड प्रीमाइसेस पे काम करने का अधिकार मिलेगा, उसके बेनिफिट को कंज्यूम करेंगे। स्टाफ को सैलरी एडवांस में पे कर दी तो हमें स्टाफ को सैलरी एडवांस में पे नहीं करनी पड़ेगी, उतने महीनों की जितने हमने एडवांस में पे कर दी, तो हम स्टाफ के जो एफर्ट्स हैं उनको हम कंज्यूम कर पाएंगे, उनका बेनिफिट ले पाएंगे। सर इंश्योरेंस का प्रीपेमेंट कर दिया तो कहने का मतलब जितना अनएक्सपायर्ड पोर्शन है इंश्योरेंस का, वो अनएक्सपायर्ड पोर्शन क्या हो जाएगा आपके लिए? वो अनएक्सपायर्ड पोर्शन हो जाएगा सर जी प्रीपेड इंश्योरेंस, और उसके लिए आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ना कि कैश वापस मिलेगा। आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। ठीक है, चलिए, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन द राइट टू रिसीव कैश, इनसे आपको क्या मिलता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं रादर देन राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर नॉट द फाइनेंशियल एसेट्स। सो दैट मीन्स कि आपको ना तो इनसे कैश मिलता है ना ही कोई फाइनेंशियल एसेट्स मिलता है, इसलिए ये चीजें क्या होती है आपकी, कोई भी ये चीजें फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है सिमिलर आइटम ऑफ सच डेफर्ड रेवेन्यू एंड मोस्ट वारंटी ऑब्लिगेशंस आर नॉट द फाइनेंशियल लायबिलिटीज। एक है डेफर्ड रेवेन्यू सर, एक क्या है सर? डेफर्ड रेवेन्यू। दूसरा क्या है सर? वारंटी ऑब्लिगेशंस। डेफर्ड रेवेन्यू और वारंटी ऑब्लिगेशन, सर ये आपके फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी होंगे क्या? तो देखिए सुनिए क्या कहा है, ये डेफर्ड रेवेन्यू और वारंटी ऑब्लिगेशन ये भी आपके फाइनेंशियल लायबिलिटीज नहीं है। बिकॉज अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, आप खुद ही बताइए है कि नहीं। पहले तो आप खुद सोचिए आंसर आने के पहले कि ये डेफर्ड रेवेन्यू और वारंटी ऑब्लिगेशन आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नहीं। देखिए डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब होता है एडवांस इनकम। नाम बदलने से नेचर नहीं बदला करते हैं, आप नाम कितने भी सोफिस्टिकेटेड रख लीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं। अकाउंटेंसी तो 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब नथिंग बट दिस इज योर एडवांस इनकम, राइट। सो द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विच इज नाउ डेफर्ड, है ना, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू दैट इज योर लायबिलिटी। ऑब्वियसली एडवांस इनकम लायबिलिटी है, 10 महीने काम किया लेकिन सैलरी 20 महीने की मिल गई, तो वो जो एक्स्ट्रा 10 महीने की सैलरी मिली वो क्या है? दैट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू, दैट इज योर एडवांस इनकम। तो डेफर्ड रेवेन्यू क्या है आपके लिए? डेफर्ड रेवेन्यू क्या आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है? जी नहीं सर, हम उस डेफर्ड रेवेन्यू के बदले पेमेंट नहीं करने वाले हैं। हमको जो एडवांस में इनकम मिल गई उसके बदले में हम क्या करेंगे? हम हमारी सेवाएं प्रदान करेंगे हमारे एम्प्लॉयर को, या फिर जो भी होगा। अगर हम एक कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस हैं, हमको कोई डेफर्ड रेवेन्यू मिली है तो डेफर्ड रेवेन्यू के बदले हमें जो उनको प्रोडक्ट देने हैं, जो उनको सर्विसेज देनी है, वो हमारी लायबिलिटी है, ना कि हम उनको वो पैसा वापस लौटा देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?
ठीक है सर। तो वारंटी ऑब्लिगेशन क्या होता है? वही बात है, जैसे ये लेट्स से ये पेन है, ये डिजिटल पेन है, ठीक है, इससे मैं लिखता हूं आपके क्लासेस के अंदर, तो ये डिजिटल पेन है। मान लीजिए ये डिजिटल पेन के लिए मेरे को इस कंपनी के जो ओनर हैं वो लोग कहते हैं सर, कि कंपनी के ओनर कहते हैं कि सर अगर आपका ये पेन खराब हो जाए ना तो आप हमसे इसको ठीक करा लीजिएगा, इसके लिए हम आपको 2 साल की वारंटी देते हैं। तो एक बात बताइए, क्या उस कंपनी के लिए इस पेन को ठीक करना लाइबिलिटी है कि नहीं है? जी हाँ सर, बिल्कुल लाइबिलिटी है। पर क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है क्या? नहीं, क्योंकि वो पेन को ठीक करने के बजाय मुझे कैश थोड़ी ना देंगे। मैं उनके पास में पेन लेके गया, वो मुझे कैश थोड़ी ना दे देंगे कि सर ये लीजिए कैश इस पेन के बदले, है ना, हम आपका पेन ठीक नहीं कर पाए। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो पेन ठीक नहीं कर पाए तो मेरे को पेन का रिप्लेसमेंट प्रदान कर देंगे, पेन का रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करा देंगे, कैश तो नहीं देंगे ना। इसका मतलब बैलेंस शीट में आने वाली हर लाइबिलिटीज फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होती, है ना। वही बात है, लाइबिलिटीज तो बहुत हैं हमारे बैलेंस शीट में, लेकिन हर लाइबिलिटीज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज नहीं होती है। आई क्या नहीं आई आपको बात समझ में? चलिए नाउ अब मैं आपसे आगे बात करता हूं। आगे क्या बात करूंगा मैं आपसे, देखिए कहता है बिकॉज द आउटफ्लो, रीजन बता रहा है क्यों नहीं है, बिकॉज द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रादर देन अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। यही बात तो मैंने बताई है आप लोगों को, और बहुत सिंपल सी बात है ना। यहां पर किसी चीज में आपको फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी का एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है सर। अब देखिए यहां पे फाइनेंशियल लायबिलिटी की बातें भी कर ली ना इसने, इसीलिए मैंने आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन भी एक बार उसका सैर करा दिया कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज में क्या लिखा हुआ है, एकदम जस्ट रेसिप्रोकल है। तो ना तो ये कोई चीजें फाइनेंशियल एसेट है, ना ही ये चीजें कोई आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। क्यों नहीं है ये समझना बहुत जरूरी है, और जब तक ये लॉजिक्स डेवलप नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आने वाला। समझे कि नहीं समझे आप सब लोग? समझे कि नहीं समझे? चलिए फिर बाद में एक बात और डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सर ये क्या होता है परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट? परपेचुअल का मतलब इनफाइनाइट, डेट का मतलब डेट, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब इंस्ट्रूमेंट। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट यानी पता नहीं कितने दिनों तक इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कहता है देखिए परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज परपेचुअल बॉन्ड्स, परपेचुअल डिबेंचर्स एंड परपेचुअल कैपिटल नोट्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली प्रोवाइड द होल्डर विद द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव पेमेंट्स on account of interest at fixed dates extending into indefinite future। यानी आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, उनका रिडम्पशन ही नहीं होने वाला, परपेचुअल डिबेंचर्स हैं, और जिंदगी भर तक आपको क्या मिलता जाएगा, कूपन रेट से इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ईदर विद नो राइट टू रिसीव अ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल और राइट टू रिटर्न अ प्रिंसिपल अंडर द टर्म्स दैट मेक इट वेरी अनलाइकली और वेरी फार इन द फ्यूचर। अब एक बात बताइए, ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आपको बेसिकली क्या मिल रहा है, एटलीस्ट राइट टू रिसीव कैश फॉर द इंटरेस्ट है कि नहीं? इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट का देखेंगे बाद में मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन क्या आपको इन परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट पे कैश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर। और अगर आपको अपना इंटरमीडिएट या आईपीसीसी जो भी जिस बैकग्राउंड से भी हम लोग आए हैं वहां पर आपको पता हो, तो ये जो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का जो प्रेजेंट वैल्यू होता है ना, वो इसके इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट अमाउंट का, इसका जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट, उसे आप इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट कर लीजिए, उसे आप इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट कर लीजिए, और इसका प्रेजेंट वैल्यू जो होता है फेस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू जो है इसका फेस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। कैसे सर? लेट्स से 1000 रुपीज का परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है, उस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, उस पर आपको क्या मिलता है सर? 10%। तो इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट? तो सर 1000 का 10% होता है सर 100 डिवाइडेड बाई 10%, ऐसे इनका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। तो 100 को आप 10% से डिवाइड करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा आपके पास? 1000। यानी परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट में आने वाले सारे इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू, क्या कह रहा हूं मैं, आने वाले सारे इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू वही होता है जो उसका कैपिटल अमाउंट है। खैर छोड़िए, ये वाली बात तो अपनी एफएम के अंदर शायद आप लोगों ने ये बात पढ़ रखी होगी, है ना, तो वो मैंने आपको एक जस्ट याद दिला दिया, रिकॉल करा दिया। बाकी कहने का मतलब ये कि परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो होंगे ही होंगे सर, तो ये फाइनेंशियल एसेट तो है,
फाइनेंशियल एसेट तो ये क्या है, बिल्कुल है सर, क्योंकि इसमें राइट टू रिसीव कैश मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट पोर्शन के लिए तो मिल रहा है ना, है ना। राइट टू रिसीव कैश आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जी बिल्कुल मिल रहा है, तो मिल रहा है तो फिर फाइनेंशियल एसेट है, मिल रहा है तो फिर क्या है, फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारा ये डिस्कशन पूरा हुआ, राइट। इस डिस्कशन के बाद में ये जो इलस्ट्रेशंस है ना, ये इलस्ट्रेशंस, राइट, ये इलस्ट्रेशंस हम करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इस इलस्ट्रेशंस के जो अपना सीरीज आएगी, इलस्ट्रेशन सीरीज, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारी डेफिनेशन के बिहाफ पे हम सब लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स को टेस्ट करेंगे कि वो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी है कि नहीं। तो आपका होमवर्क आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा कि आप सब लोग क्या करें, जो आज हमने क्लास में डिस्कस किया उसे आप घर पे एक बार रिवाइज कर लें, ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन में बैठें तो नेक्स्ट सेशन में आप सब लोगों को ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। ठीक बात है। चलिए, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।